चलिए पहले ये डिसाइड करते हैं कि आपको ये वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एग्जामिनर ना कहता है ये लो पकड़ो मार्क्स। वो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर एग्जाम से पहले हमने उन क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट किया, एक बार प्रैक्टिस नहीं करी, तो भले ही हमने पहले उसे कितनी बार भी प्रैक्टिस किया, एग्जाम में कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं उन क्वेश्चंस के अंदर। जी हां, आज के इस वीडियो में हमने कवर करने हैं 10 और क्वेश्चंस 3 चैप्टर्स से, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर के बहुत फेवरेट है और पेपर में इनके क्वेश्चंस आते हैं और मार्क्स बड़े आराम से मिल भी जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना पहला चैप्टर इन तीनों में से, जो कि है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो गाइज अपने पहले 4 वीडियो में 40 क्वेश्चन करने के बाद अब हम आ गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के पहले क्वेश्चन पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे पहला क्वेश्चन मस्ट है डायरेक्ट मेथड का करना। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है आपकी टोटल सेल्स है 796 करोड़, जिसमें से कैश सेल्स है 524। तो कैश सेल्स रहेंगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, राइट। और क्रेडिट सेल्स, अगर डेटर से कलेक्शन कितने का हुआ है ये गिवन नहीं हुआ, तो फिर डेटर्स से कलेक्शन निकालने के लिए डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और फिर ये जो सेल्स हैं ये डेटर के अकाउंट में जाएंगी कलेक्शन निकालने के लिए। पर अगली ही लाइन में उसने दे दिया कि आपने डेटर्स से कलेक्शन करिए 268, तो ये भी जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला गया 524 और 268। इसके बाद आपने परचेजेस करी 440 की, जिसमें से 80% क्रेडिट परचेज है, तो जो 20% कैश परचेज है वो यहां पर माइनस हो जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब रही बात क्रेडिटर्स को हमने कितने पैसे दिए, ये बात हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो हमने बनाया क्रेडिटर्स का अकाउंट। अगर ये गिवन होता तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिए हैं इसका कोई रेलेवेंस नहीं होता, बट क्योंकि वो गिवन नहीं है तो इन दोनों का रेलेवेंस बन जाता है। ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा मेरे लिए 168 करोड़ और क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा 184 करोड़। आई होप यू नो कि अगर क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। देन मैंने उसको सेल करी है 44 का 80%, 440 करोड़ का 80% जो होगा वो होगा आई थिंक 364, एक बार चेक कर लेते हैं। 440 का 80% होगा 352, सॉरी। तो 352 की क्रेडिट परचेज करी तो ये डेबिट साइड पे आ जाएगा परचेज क्रेडिट साइड पे। अब हमने डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर निकाली बैंक की, तो वो आएगी 352 प्लस 168 माइनस 184, ये आ जाएगा हमारे पास 336। तो इसका मतलब हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है 336 की। अगर ये भी मुझे क्वेश्चन में दिया होता तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कोई रेलेवेंस नहीं होता। फिर अदर कंज्यूमेबल और सर्विसेज के लिए हमने 38 करोड़ दिया, तो वो भी ऑपरेटिंग में जाके माइनस हो गया। एम्प्लॉइज को सैलरी पे करी 40 करोड़, वो भी ऑपरेटिंग में जाके माइनस हो गया। ये कहता है फुली पेड प्रेफरेंस शेयर्स पे 64 करोड़ के जो हमने रिडीम करे हैं, तो फाइनेंसिंग में जाकर 60 करोड़ जो है वो माइनस हो जाएगा। कहां माइनस होगा? फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये तो ऑपरेटिंग चल रहा है, फाइनेंसिंग में 64 करोड़ नेगेटिव में आ जाएगा। और उसके लिए हमने इक्विटी शेयर इश्यू करे हैं 40 करोड़ के 20% प्रीमियम पे, तो 48 करोड़ इसके अंदर ऐड हो जाएगा, राइट है जी। देन इसके बाद डन है, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद ये कहता है 10% डिवेंचर 40 करोड़ के आपने 10% प्रीमियम पे रिडीम करे और डिवेंचर होल्डर को इश्यू करे हैं इक्विटी शेयर्स उनके डिवेंचर्स के बदले। बेटा डिवेंचर होल्डर को हमने इक्विटी शेयर इश्यू करे, इसका मतलब इट्स अ नो फ्लो ऑफ कैश, ये कहीं पे भी नहीं जाएगा। इसके बाद 52 करोड़ बाय वे ऑफ इनकम टैक्स आपने पे किया, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 52 करोड़ माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को फाइनेंसिंग दिख नहीं रहा होगा, तो फाइनेंसिंग में थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूं 64 और माइनस 48, डन। इसके बाद क्या हुआ जी? इसके बाद कहते हैं एक नई मशीनरी खरीदी आपने 50 करोड़ की पुरानी मशीनरी देकर। पुरानी मशीनरी जो दी उसकी बुक वैल्यू थी 26, पर आपने दी है 30 में। बेटा पुरानी 26 वाली 30 में दी, तो 30 में वो चली गई और 50 की नहीं आई, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे कितने देने पड़ेंगे? 20। तो इसका मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 20 माइनस हो जाएगा, 20 माइनस हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसके बाद कहता है इन्वेस्टमेंट 36 करोड़ की थी जो आपने 4 करोड़ के लॉस में बेच दी। 36 वाली 4 करोड़ के लॉस में बेची, तो आपके पास पैसा आएगा 32 करोड़, 32 प्लस हो गया इन्वेस्टिंग में।
आपने 30 करोड़ का डिविडेंड पे किया, बेटा डिविडेंड फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, तो 30 करोड़ फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। देन इसके बाद डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे किया आपने 4 करोड़ का, ये भी फाइनेंसिंग में जाके माइनस हो जाएगा। इसके बाद ये कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर किया है आपने करंट ईयर में 1.2 करोड़ का, बेटा नॉन कैश है तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि नॉन कैश एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आती है। ठीक है जी। हाँ, अगर आप इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे होते तो जरूर आती, बट फिलहाल हम डायरेक्ट मेथड से चल रहे हैं। कह रहा आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया 15% इक्विटी शेयर करंट ईयर का, डिक्लेयर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश जाता है डिविडेंड को पे करने से। 31 मार्च को आपको 4 करोड़ का बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इसमें आप आंसर चेक नहीं कर पाओगे। अब आपने सबसे पहले ऑपरेटिंग का टोटल किया, तो बेटा ऑपरेटिंग का टोटल आएगा 524 प्लस 268 माइनस 88 माइनस 336 माइनस 38 माइनस 40 माइनस 52, बेटा ये आ रहा है 238। इसके बाद आपने इन्वेस्टिंग का टोटल किया तो वो आ रहा है 12 पॉजिटिव, फाइनेंसिंग का किया तो माइनस 64 प्लस 48 माइनस 30 माइनस 4, ये आ रहा है माइनस 50। अब बेटा 238 प्लस 12 हो जाएगा आपका 250, 250 में से 50 माइनस होगा तो 200 का इंक्रीज आ जाएगा। 200 का इंक्रीज है, जबकि आपका 200 का इंक्रीज है आपका, जबकि आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो दे रखा है, अच्छा ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा है वो 4 है, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 204। तो आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, आपने क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया, दैट्स इट। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, पर पेपर में 7 नंबर के लिए पूछा जाता है कभी कभी। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो इनडायरेक्ट मेथड का है। सर आपको कैसे पता? बेटा जब भी हमारे को नेट प्रॉफिट दिया होता है तो नेट प्रॉफिट देने का मतलब ही यही है कि वो प्रॉफिट को बेस मान के क्वेश्चन करवाना चाहता है, और प्रॉफिट को बेस मान के अगर क्वेश्चन करना है तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, ये चला जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1 में। ठीक है जी। इसके बाद इसमें इनकम टैक्स ऐड जो है, इनकम टैक्स पेड है वो ऐड हो जाएगा। अच्छा बेटा ये तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही दे रखा है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही चाहिए होता। अगर ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा होता तो इसमें मुझे टैक्स को प्लस करना पड़ता। फिलहाल ये बिफोर टैक्स दे रखा है, ये चला जाएगा ऑपरेटिंग में सबसे ऊपर। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा, फाइनेंसिंग में मैं आपको दिखाता जाता हूं साथ साथ। बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से देखो 36,000 रुपए ऑपरेटिंग में सबसे ऊपर, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में माइनस हो गया, और इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग के लास्ट में 5100 रुपए माइनस हो गया। सर मेरे को ये डाउट है कि डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग में जाके ऐड होता है। बेटा वो ऐड होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन के लिए, पर इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन में गिवन है तो हम ऐड नहीं करेंगे। वो तब ऐड होता है जब रिटेन्ड अर्निंग्स दी होती। ओके नाउ बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड है 222 और लॉस हुआ है 48 का। इसका मतलब बेटा 222 की एसेट पे 48 का लॉस हुआ हमारे को, दैट मींस हमें 174 रुपीज का कैश मिला। अब ये जो 48 का लॉस है ये ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और जो पैसा मिला है 176 वो सेल 74 वो सेल ऑफ एसेट के नाम से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। देन इसके बाद क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट। बेटा डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट किया, नॉन कैश एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन वापस एड बैक कर देंगे 24,000 रुपए। इसके बाद कहता है कैपिटल ग्रांट रिसीव्ड अमोर्टाइज्ड इन पीएनएल। बेटा ग्रांट मिलना या तो इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है या फिर फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। कैपिटल ग्रांट क्योंकि अगर कैपिटल एसेट के लिए मिली है तो इन्वेस्टिंग का हो जाएगा, और अगर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के लिए मिली है तो फाइनेंसिंग का हो जाएगा। लेकिन आपने उसे पीएनएल में डाल दिया। बेटा पीएनएल में डाल दिया इसका मतलब आपने उसे अपना प्रॉफिट मान लिया। इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए था, आपने ऑपरेटिंग में डाल दिया, तो ऑपरेटिंग में जाकर इसे रिवर्स कर देंगे, 10 लाख रुपए ऑपरेटिंग में से माइनस हो जाएगा। तो बेटा ये रहा अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल ग्रांट माइनस हो गया 10। रिवर्स करने का मतलब होता है अगर कोई इनकम है तो उसे माइनस कर दो, और अगर एक्सपेंस है तो प्लस कर दो। सर ये इन्वेस्टिंग में नहीं जाएगा, जाएगा इन्वेस्टिंग में, लेकिन इन्वेस्टिंग में वो वाला पार्ट जाएगा या फाइनेंसिंग में वो वाला पार्ट जाएगा जो हमें एक्चुअल में मिला है। अभी देखते हैं। बेटा इन्वेस्टमेंट थी 33,318 की, जो कि आपने 120 के प्रॉफिट में बेची है। इसका मतलब आपने इसे बेचा है 33,458 में। बेटा ये 33,458 इन्वेस्टिंग में चला जाएगा, और जो 10 का प्रॉफिट हुआ है 458 438 438 है बेटा,
438। और ये जो 120 का प्रॉफिट हुआ है ये ऑपरेटिंग में रिवर्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ऑपरेटिंग में 120। डन। इसके बाद ये कहता है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड इन पीएनएल। बेटा इंटरेस्ट से इनकम आई है, हमने उसे पीएनएल में डाल दिया। इंटरेस्ट से इनकम आना जो है वो हमारी इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है, हमने उसे पीएनएल में डाल दिया, तो इसका मतलब ये पीएनएल में 3000 रुपए रिवर्स हो जाएगा, पीएनएल में माइनस, और क्योंकि ये रिसीव हुआ है तो इन्वेस्टिंग में जाके प्लस हो जाएगा। बेटा इसके बाद कहता है इंटरेस्ट डेबिटेड इन पीएनएल और इंटरेस्ट एक्चुअली पेड। इसका मतलब ये दो अलग अलग बातें। पीएनएल में आपने डेबिट किया है 12,000, जबकि पे किया है 13,042। क्यों सर? क्या पता प्रीपेड हो, क्या पता ओपनिंग का पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पे किया हो, हमें उससे मतलब नहीं है। पर हमारा पीएनएल में गया है 12,000, तो ऑपरेटिंग में रिवर्स होगा 12,000 रुपए, 12,000, और फाइनेंसिंग में जाके माइनस होगा 13,042 रुपए। सर आपने ऐसा इंटरेस्ट इनकम के लिए क्यों नहीं किया? बेटा क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड इन पीएनएल दिया हुआ था, पर इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है वो अलग से नहीं दे रखा था, तो हमने यही मान लिया यही रिसीव होगा, हमने इसी को ही यूज कर लिया। इसके बाद कहते हैं इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। बेटा वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है तो इसका मतलब या तो करंट एसेट्स बढ़ रही है या फिर करंट लायबिलिटी घट रही है। बेटा करंट एसेट्स बढ़ती है तो भी ऑपरेटिंग में माइनस होता है, करंट लायबिलिटी घटती है तो भी ऑपरेटिंग में माइनस होता है, तो इसका मतलब ये 67,290 ऑपरेटिंग में जाके माइनस हो जाएगा। तो ये देखो इंक्रीज इन चेंज इन वर्किंग कैपिटल 67,290 ऑपरेटिंग में माइनस हो गया। इसके बाद हमने फिक्स्ड एसेट परचेज करी 22,092, बेटा ये चला जाएगा इन्वेस्टिंग में माइनस, और कंस्ट्रक्शन पे खर्चा किया 41,688, ये भी इन्वेस्टिंग में माइनस। मैं आपको दिखा देता हूं 22,092 और 41,688 दोनों माइनस हो गया इन्वेस्टिंग में। इसके बाद कहता है ग्रांट मिली आपको कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए 18। अब बेटा यहां पर कैपिटल प्रोजेक्ट जो है अगर वो नोटिफाइड एरिया में होगा तो वो बन जाएगा हमारे लिए प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, और वो आएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और अगर ये कैपिटल एसेट के लिए है तो फिर ये इन्वेस्टिंग में आएगा। अब यहां पर दो मोटिव्स निकल कर आते हैं, अब दोनों में से दोनों सही है, या तो आप इन्वेस्टिंग में डाल सकते हो या फाइनेंसिंग में डाल सकते हो। फिलहाल इन्होंने 18 को कहां पे डाला हुआ है? फाइनेंसिंग में डाला हुआ है, तो लो जी फाइनेंसिंग में रिसीट ऑफ ग्रांट फ्रॉम कैपिटल प्रोजेक्ट डन हो गया। बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करिए आपने 55,866 की, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फाइनेंसिंग में चला जाएगा 55,866 रुपए। ठीक है जी। बेटा इसके बाद आपने प्रोविजन फॉर टैक्स इनकम टैक्स क्रिएट किया है, क्रिएट करना नॉन कैश एक्टिविटी होती है, ये कहीं नहीं जाएगा। बेटा इसके बाद हम ऑपरेटिंग का टोटल करेंगे। देखो ऑपरेटिंग में मैंने सब पे टिक लगा दिया। पहले जो वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करने से पहले आता है उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर उसके बाद उसमें से ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस माइनस करने के बाद आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और उसमें से टैक्स माइनस कर देते हैं तो नेट कैश आ जाता है विच इज यूज्ड या फिर फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। देन इसके बाद इन्वेस्टिंग का टोटल किया, देन इसके बाद फाइनेंसिंग का टोटल किया। बेटा तीनों का टोटल करके हमारे पास 2,000 प्लस में आ रहा था, इसका मतलब नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें हमने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 6,000 ऐड किया, क्लोजिंग आ गया हमारे पास 8,000। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 42 बेटा विच इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी हुई थी, उससे इनडायरेक्ट मेथड को बनाना था, दैट्स इट, कैश फ्लो बनाना था इनडायरेक्ट मेथड से। अब हम चल रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 43 पे, जहां पर हमारे को फिर से इंफॉर्मेशन दी हुई है और इनडायरेक्ट मेथड को ही यूज कर हमें बनाना है। बेटा एक बात याद रखना, डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन दी होती है उसको पुट करना है। इनडायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन दो तरीके से आता है, कभी कभी इंफॉर्मेशन दी होती है और कभी कभी बैलेंस शीट या पीएनएल दिया होता है। अभी मैं आपको दो क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसके अंदर हमारे को इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा जिसमें बैलेंस शीट दे रखी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मनन जी लिमिटेड for the year ended 31st March 2020, you are required to prepare the cash flow statement using indirect method. अब बेटा यहां पे ये कहता है net profit before taking into account income tax and income from LOSU, but after taking the following items was 30 lakh। इसका मतलब ये जो 30 लाख दे रखा है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी और टैक्स माइनस करने से पहले है, राइट? मतलब आपने इसमें अभी तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी प्लस नहीं करी है और टैक्स इसमें से आपने माइनस नहीं किया, ये उससे पहले का आपको प्रॉफिट दे रखा है। कितना दिया? 30 लाख। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ऊपर चला जाएगा, ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30 लाख। अब डेप्रिसिएशन लगा हुआ 7.5, तो इसमें ऐड हो जाएगा 7.5 लाख। चलो मैं आपको नीचे आंसर में दिखा देता हूं। ये देखो बेटा 30 लाख और 7.5 लाख, डन। इसके बाद डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अगेन ए नॉन कैश एक्टिविटी, तो ये भी ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा 45,000 रुपए, डन। इसके बाद
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, बेटा अब ये है तो नॉन, ये तो है तो कैश, पर ये ऑपरेटिंग नहीं है, ये जाएगा फाइनेंसिंग में, तो ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे 525 और फाइनेंसिंग में माइनस, ये 525 यहां प्लस और फाइनेंसिंग में जाकर 525 ये माइनस हो गया। डन है जी। इसके बाद बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड 4.5 लाख, जिसको हमने 480 में बेचा, बेटा 4.5 वाली इन्वेस्टमेंट 480 में बेचा, तो 30,000 का प्रॉफिट ऑपरेटिंग में रिवर्स करेंगे, यानी माइनस कर देंगे 30,000 और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 480 प्लस कर देंगे क्योंकि एसेट बिक गई है। इसके बाद कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 90,000, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आया है 90,000, ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे इंटरेस्ट को और इन्वेस्टिंग में जाके प्लस कर देंगे क्योंकि ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। इसके बाद कंपनसेशन मिला है लॉस यूज से 1,35,000, बेटा अगर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी से पहले वाला प्रॉफिट ना होता तो हम इसे प्रॉफिट में माइनस करते और ऑपरेटिंग के लास्ट में फिर से प्लस करते, पर क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी पहले वाला दे रखा है तो ऑपरेटिंग में प्लस नहीं करना, डायरेक्टली ऑपरेटिंग के लास्ट में जाके एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी के नाम से 1,35,000 रुपए ऐड हो जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर ये प्रॉफिट में ऑलरेडी एडेड होता तो हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बिगिनिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय इसे रिवर्स कर देते यानी माइनस कर देते और फिर ऑपरेटिंग के लास्ट में आके फिर से प्लस करते, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने ये कहा था कि जो ऊपर नेट प्रॉफिट दिया वो बिफोर लॉसूट की इनकम से है तो हमने ऑपरेटिंग के सबसे ऊपर इसे रिवर्स नहीं किया। इसके बाद इनकम टैक्स पेड 1575, अगेन बेटा सेम बात, अगर ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ना दिया होता तो ये मैं टैक्स मानकर ऊपर ऐड करता प्रॉफिट में और फिर माइनस करता, लेकिन क्योंकि वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया तो सीधा मैंने इनकम टैक्स पेड 1575 माइनस कर दिया। इसके बाद कहते हैं 22,500 10% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए के आपने रिडीम करे 5% प्रीमियम पे, तो बेटा 22,500 को 105 पे रिडीम किया आपने, तो ये जाकर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 23,62,500 माइनस हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं, फर्दर कंपनी ने 75,000 शेयर 10 रुपए वाले इश्यू करे 20% प्रीमियम पे, तो 75,000 इंटू 12 ऐड होना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, आउट ऑफ द 75,000 इक्विटी शेयर 25,000 इक्विटी शेयर वर इशूड फॉर सप्लायर फॉर मशीनरी। बेटा मशीनरी के बदले अगर आपने शेयर इश्यू करे हैं तो इसका मतलब दैट इज कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो वो नहीं प्लस होगा क्योंकि उसमें कैश आया नहीं है। तो कैश आया है 75,000 के बदले 50,000 शेयर के ऊपर, तो 50,000 इंटू 12 6 लाख रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। डन है जी। फिर इसके बाद कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 का प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड हमने पे किया, बेटा प्रेफरेंस शेयर थे 22,500 इंटू 100 22,50,000, उसका 10% प्रीमियम पे किया यानी वो पे किया डिविडेंड, तो 2,25,000 रुपए डिविडेंड माइनस हो गया प्रेफरेंस शेयर्स का। इसके बाद कहते हैं इक्विटी शेयर्स को भी आपने डिविडेंड पे किया 7.5 लाख रुपए पिछले साल का और 2.5 लाख रुपए इंटरम डिविडेंड, इसका मतलब टोटल आपने इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड पे किया 10 लाख, फाइनेंसिंग में जाके 10 लाख रुपए माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद लैंड परचेज करी आपने 3 लाख की, जिसके बदले कंपनी ने 22,000 शेयर दिए 10 रुपए वाले 20% प्रीमियम पे, यानी 22,000 इंटू 12 रुपए के शेयर दे दिए, 2,64,000 के शेयर हो गए बेटा 3 लाख में से, बाकी अमाउंट जो बच गया वो इन्वेस्टिंग में जाके 36,000 रुपए माइनस हो गया क्योंकि वो हमने कैश में पे किया। इसके बाद हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दे रखी है। इन्वेंट्री बेटा हमारी बढ़ रही है तो माइनस होगी, ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं प्लस होंगे, और ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे हैं प्लस होंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ रहा है प्लस होगा। तो बेटा देखो 3 चीजें प्लस और 1 चीज माइनस होगी ऑपरेटिंग में, ये देखो इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस, बाकी ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड पेबल्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस हो गए तीनों। सर व्हाट अबाउट कैश, कैश को बेटा लास्ट में एडजस्ट करते हैं। इसके बाद आपने ऑपरेटिंग का टोटल किया, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 42 लाख आ गया। देन इसमें आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्ट करे तो 40,41,000 आ गया। इसके बाद आपने इनकम टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एडजस्ट किया तो 26,01,000 आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। देन इन्वेस्टिंग 534 और फाइनेंसिंग में माइनस 35,12,500। बेटा आपका नेट 3,77,500 रुपए का नेट डिक्रीज आ गया, और वो नेट डिक्रीज में आपने ओपनिंग ऐड करा तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। बेटा ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है। बेटा इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, जहां पर आपको बैलेंस शीट दी होगी और आपको बैलेंस शीट की हेल्प से बनाना होगा अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए
तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 44, द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ फ्लोरा लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2022 और 2023 की बैलेंस शीट दे रखी है आपको। हम नीचे गए, हमने नीचे पढ़ा, सबसे पहली एडजस्टमेंट हमें दी है व्हीकल्स की। बेटा इसका मतलब हमें व्हीकल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिया होता तो हमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाना पड़ता, पर फिलहाल हमें व्हीकल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये मैंने बनाया व्हीकल का अकाउंट। सबसे पहले मैंने व्हीकल का ओपनिंग बैलेंस ढूंढा। व्हीकल का ओपनिंग बैलेंस मेरे को दे रखा है 28,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 22,000। 28,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 22,000। बेटा ये कहता है मैंने 3,000 रुपए का एक व्हीकल बेच दिया, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बैंक 3,000 रुपए, और ये जाकर इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा, क्योंकि बेचा है तो पैसा आएगा। इसके बाद व्हीकल के ऊपर 2,200 का डिप्रिसिएशन लगा हुआ है, क्रेडिट साइड पे आ गया व्हीकल का 2,200 रुपए का डिप्रिसिएशन, ये ऑपरेटिंग में जाके प्लस हो जाएगा। बेटा जब मैंने टोटल किया तो ये टोटल आ रहा है 28,000, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 28,000, वेराज क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,200 तो 24, 27,200। बेटा 800 रुपए बच गया क्रेडिट साइड पे, तो ये पक्की बात है लॉस ऑन सेल होगा। तो ये जो लॉस ऑन सेल है बैलेंसिंग फिगर से आया, ये भी ऑपरेटिंग में जाके प्लस हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गई बात। अब बेटा व्हीकल का एडजस्टमेंट हमने कर लिया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखो डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल 2,200 रुपए, लॉस ऑन सेल ऑफ व्हीकल 800 रुपए, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इस क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग बनाना नहीं है, पर मैं आपके लिए बना देता हूं। ये लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में व्हीकल का सेल 3,000 रुपए प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या कहते हैं, अगली एडजस्टमेंट दी है बेटा लैंड की, और लैंड के साथ कैपिटल रिजर्व की दे रखी है। तो मैंने दो अकाउंट बनाया, एक मैंने बनाया लैंड का अकाउंट और एक मैंने बनाया कैपिटल रिजर्व का अकाउंट। बेटा लैंड का ओपनिंग बैलेंस मुझे दे रखा है 6 लाख और क्लोजिंग 575। ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख और क्लोजिंग 575। बेटा कैपिटल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 0 और क्लोजिंग दे रखा है 75,000। अब वो ये कहता है कि सबसे पहले मैंने 1 लाख वाली लैंड 1,25 में बेच दी। बेटा 1 लाख वाली लैंड बेची 1,25 में, तो क्रेडिट साइड पे आएगा बैंक अकाउंट 1,25 और ये जाकर इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा, और प्रॉफिट हुआ है मुझे तो डेबिट साइड पे आ जाएगा 25,000। अब बेटा अगर कुछ ना दिया होता तो हम ये मान लेते कि ये प्रॉफिट पीएनएल में गया होगा और ये ऑपरेटिंग में जाकर रिवर्स कर देते, पर उसने ये बोला है कि इस प्रॉफिट को आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो हमने कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट साइड पे लिख दिया प्रॉफिट 25,000। बेटा इसके अलावा इसका कुछ नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा। अब क्वेश्चन ने कहा था कि आपने रिवैल्यूएशन किया है, तो हमने जब इसका टोटल किया देख लेते हैं लैंड की और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, ये टिक हो गया। बेटा लैंड की और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अब हमने जब टोटल किया तो 575 प्लस 1,25 ये हो गया बेटा 7 लाख, और इस तरफ भी आ गया 7 लाख। एक सेकेंड पहले देख लेते हैं लैंड में, एक सेकेंड बेटा यहां पे लिखा है कैपिटल रिजर्व के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ऑन लैंड है। ओके, इसका मतलब ये वाला प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में नहीं है, तो ठीक है बेटा, फिर तो ये ऑपरेटिंग में जाके माइनस होगा। चलो मैंने आप लोगों को एक बिना पढ़े की एडजस्टमेंट और समझा दी। वो क्या बेटा, वो ये कहना चाहता है कि अगर आपने लैंड के प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया होता तो वो ऑपरेटिंग में माइनस ना होता, पर अगर आपने किसी भी एसेट की सेल के प्रॉफिट को पीएनएल में ट्रांसफर किया है तो वो ऑपरेटिंग में माइनस होगा। अब बेटा लैंड के ऊपर 75,000 रुपए का रिवैल्यूएशन आ गया, और ये रिवैल्यूएशन आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया है, तो ये रिवैल्यूएशन की कोई एडजस्टमेंट कहीं पे भी नहीं होगी। अब इन दोनों का इफेक्ट, एक तो ऑपरेटिंग में 25,000 नेगेटिव हो रहा होगा, ये देखो बेटा ऑपरेटिंग में 25,000 नेगेटिव हो रहा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, और इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ लैंड आ जाएगा, इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ लैंड आ जाएगा 1,25,000 रुपए। डन है जी। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके बाद फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन लगा है 5,000 का। अब आइए फर्नीचर का भी अकाउंट बना देते हैं। ये लो बेटा फर्नीचर का अकाउंट बनाया, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 44, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 48, 5,000 का डिप्रिसिएशन लगा, ये आ गया क्रेडिट साइड पे 5,000 रुपए। बेटा ये आ गया 53 माइनस 44, 9,000 रुपए डेबिट साइड पे, मतलब ये आपने परचेज किया। बेटा जो परचेज किया वो इन्वेस्टिंग में माइनस, और जो डिप्रिसिएशन लगा है ये ऑपरेटिंग में प्लस। आइए दिखाता हूं, ऑपरेटिंग में 5,000 प्लस
ये रहा बेटा, देखो ऑपरेटिंग में 5,000 प्लस और इन्वेस्टिंग में जाकर माइनस हो जाएगा, कितनी आई थी परचेज, 13,000 रुपए। डन। लो बेटा, हमारी पहली 3 एडजस्टमेंट डन हो गई, ये भी डन। अब इसके बाद कहता है इंटरिम डिविडेंड आपने 5,000 रुपए पे किया है। बेटा इंटरिम डिविडेंड जो आपने पे किया ये फाइनेंसिंग में जाके माइनस हो जाएगा, फाइनेंसिंग में जाके इंटरिम डिविडेंड माइनस हो जाएगा। कितना इंटरिम डिविडेंड पे किया है, 5,000। और बेटा एक वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 1, जहां पर हम रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर इंटरिम डिविडेंड को ऐड करेंगे 5,000 रुपए। इंटरिम डिविडेंड हमने 5,000 वर्किंग नोट नंबर 1 यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन के लिए हमने ऐड कर दिया। इसके बाद ये कहता है प्रोविजन फॉर टैक्स आपने बनाया है इस साल 16,000, तो बेटा चेक करना पड़ेगा कि टैक्स का अकाउंट है जी। तो हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का, जिसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा 11,000 और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा 18,000। बेटा प्रोविजन बनाया है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा पीएनएल अकाउंट। कितना प्रोविजन बनाया था हमने बनाया था 16,000, तो बेटा क्रेडिट साइड पे आ गया 16,000 का प्रोविजन। अब बेटा 11 और 16 हो गया 27,000 में से 8 गए तो बच गया 9,000 रुपए आपने पे किया है। तो बेटा ये जो पे किया ये ऑपरेटिंग के लास्ट में माइनस, और ये जो प्रोविजन बनाया है ये वर्किंग नोट में जाके ऑपरेटिंग में प्लस। तो ये जो वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने बनाया था इसमें 16,000 रुपए प्लस हो गए प्रोविजन फॉर टैक्स के, और ऑपरेटिंग के लास्ट में जाके टैक्स पेड माइनस हो जाएगा 9,000 रुपए। ये रहा, ठीक है जी, डन है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट एडजस्टमेंट ये कहती है डिबेंचर्स को हमने रिडीम किया है एट पार और इंटरेस्ट पे किया है 30 सितंबर तक का। तो बेटा डिबेंचर्स को 3 लाख से 0 हो गए, तो पहली बात तो फाइनेंसिंग में 3 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, और वो ये कहते हैं इस 3 लाख के ऊपर आपने 8% इंटरेस्ट पे किया 12,000 रुपए। सर 3 लाख का 8% 24,000 होता है, बेटा 6 महीने का पे किया है तो 12,000 हो गया। तो 12,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में एड बैक हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और फाइनेंसिंग में जाके 12,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, ठीक है जी। देन इसके बाद आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेच दी 8,000 के प्रॉफिट में, पर कितने वाली नहीं पता, तो इन दैट केस हमें बनाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। ये बनाया बेटा मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे 1,10,000 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट क्रेडिट साइड पे 60,000 रुपए, प्रॉफिट में बेचिए तो 8,000 डेबिट साइड पे आ जाएगा पीएनएल अकाउंट, और ये चला जाएगा ऑपरेटिंग में माइनस। बेटा आप टोटल किया तो 58,000 क्रेडिट साइड पे बच रहा बैंक अकाउंट, मतलब हमने 58,000 की एसेट बेची है तो इन्वेस्टमेंट में जाके ये प्लस हो जाएगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 58 प्लस हो जाएगा और ऑपरेटिंग में 8,000 रुपए माइनस हो जाएगा। तो ये जो मैं इन्वेस्टिंग बना रहा था इसमें मैंने 58,000 प्लस कर दिया इन्वेस्टमेंट की सेल के, और 8,000 रुपए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस हो गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, राइट। बेटा इसके बाद ये कहता है इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे 6,500 है। बेटा इंटरेस्ट इनकम आई है तो इन्वेस्टिंग में प्लस होना चाहिए, तो 6,500, पर क्योंकि आपने इसे पीएनएल में डाल रखा होगा तो पीएनएल में जाकर इंटरेस्ट इनकम रिवर्स कर देंगे 6,500 रुपए। डन। बेटा जब हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं तो एडजस्टमेंट को निपटाने के बाद हम जाते हैं अपने बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में मुझे सबसे पहले दे रखी है गुडविल। बेटा गुडविल जो पहले 28 थी वो कम होकर 15,000 हो गई, तो 13,000 रुपए गुडविल रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग में जाकर रिवर्स हो जाएगी। ये देखो ऑपरेटिंग में 13,000 रुपए गुडविल ऐड हो गई। इसके बाद लैंड की एडजस्टमेंट कर दी, फर्नीचर कर दी, व्हीकल कर दिया। बेटा ऑफिस इक्विपमेंट 0 से 21,000 हो रहा है, इसका मतलब आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है 21,000 का। बेटा ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा तो 21,000 रुपए इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा। बेटा अभी मैं प्लस तो कर रहा हूं, सॉरी माइनस हो जाएगा, अभी मैं माइनस तो कर रहा हूं पर अभी मैं इसको चेंज करूंगा, मैं पहले बता रहा हूं। आगे बढ़ा मैं, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। बेटा स्टॉक जो है 88 से 96 हो गया, स्टॉक बढ़ रहा है तो 8,000 रुपए ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। ये देखो ऑपरेटिंग में इंक्रीज इन स्टॉक 8,000 रुपए माइनस हो गया। इसके बाद बिल रिसीवेबल और डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स। बेटा बिल रिसीवेबल भी बढ़ रहे हैं और ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो रहा है, तो एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। तो देखो बिल रिसीवेबल माइनस हो रहा है और ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस हो रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस है वो तो लास्ट में एडजस्ट होना है। अब आ गए हम इक्विटी शेयर कैपिटल पे जो कि 5 से 680 हो रही है। बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके 1,80,000 रुपए ऐड हो जाएंगे शेयर इश्यूड के। देन इसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में आपके 30,000 रुपए बढ़ रहे हैं, तो बेटा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इस वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा जनरल रिजर्व 30,000 रुपए।
ठीक है जी। देन इसके बाद पीएनएल अकाउंट में आपके 52,000 से 93,000 हो गए बेटा, 41,000 पीएनएल में बढ़ रहे हैं, तो ये आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई 41,000 की। देन इसके बाद कैपिटल रिजर्व आपने कर दिया, डिबेंचर्स आपने कर दिया, लोन फ्रॉम मिस्टर एंड्रयू कम हो रहा है बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा कि हमने एंड्रयू का लोन चुका दिया, 15,000 रुपए नेगेटिव। इसके बाद बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल्स जो हैं 2,000 और 4,000 से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, बिल्स पेबल 2,000 माइनस और ये 4,000 प्लस। बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,500 से बढ़ रहे होंगे, तो देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हमने 1,500 से बढ़ रहे हैं तो प्लस कर दिया बेटा। अब आ रही है क्रेडिटर फॉर इक्विपमेंट की, प्रोविजन फॉर टैक्स हो चुका है। इक्विपमेंट बढ़ रहे थे 21,000 से और क्रेडिटर्स फॉर इक्विपमेंट बढ़ रहे हैं 10,500 से। इसका मतलब आपने इक्विपमेंट खरीदा 21,000 का, पर अभी तक 10,500 रुपए पे नहीं करे हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स फॉर इक्विपमेंट आ रहे हैं 10,500। तो इसका मतलब आपने अभी तक पे कितने करे हैं? सिर्फ 10,500। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 10,500 ही माइनस होगा, क्योंकि अभी तक आपने पे सिर्फ 10,500 किया है, अभी तक आपने 10,500 पे नहीं किया बेटा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको टोटल दिखाता हूं, ये देखो 41 प्लस 5 46, 30 76 प्लस 16 92,000 आ गया बेटा। इसके बाद टिक, ये सब हमने कर दिया टिक है, देखो सब कुछ 85,500 आ गया, ये भी सब टिक है, ये आ गया 9,000 माइनस किया 74,350 आ गया। अब मैं आपको इन्वेस्टिंग का टोटल करके दिखाता हूं। आइए जी इन्वेस्टिंग का टोटल करते हैं बेटा। इन्वेस्टिंग का टोटल है हमारा 3,000 और 1,25 1,28, ये 13 नहीं है यार, ये ना 9,000 था मेरे ख्याल से। फर्नीचर की परचेज 9,000 थी ना यार, 13 लिख दी हमने जल्दी जल्दी में। यस, फर्नीचर की परचेज 9,000 थी, तो यहाँ पे 9,000 आएगा। तो ये हो गया बेटा 1,23 25 1,28, 1,28 में से 9 गए 1,19 1,19 प्लस 58, 1,19 और 8 हो गए 1,27 58 1,77 1,77 माइनस 4 1,73, ये 173 आएगा। ये आएगा बेटा 1,80 में से 3 गए 1,20 1,20 माइनस में है, 1,20 1,40 1,52, ये 152 नेगेटिव में आ रहा है। मैं बिना कैलकुलेटर के कर रहा हूं, एक बार देख लेना। 173 और 152 नेगेटिव, तो बेटा ये तो आ रहा है 3 माइनस 2 21,000 पे आ रही है। ठीक है जी, 21,000 और वो था 74,350। एक बार चेक कर लो, बाई को डिवाइड हो जाती है, 74,350 सही है बेटा। 74,350 और ये 21,000, ये हो गया 95,350। अब हमने ये चेक करना है कि क्या कैश में चेंज 95,350 का ही है, तो हमने 34,500 में 95,350 ऐड करे, 34,500 प्लस 95,350, तो यस 1,29,850 आ रहा है, बिल्कुल सही है आंसर। हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच हो गया। डन है जी। तो बेटा ये 4 क्वेश्चन थे कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो आपको समझने थे। इसके बाद शुरू होने जा रहा है अब हमारा अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज AS7। AS7 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एक फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज के लिए। ठीक है बेटा, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है। नाउ वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी आ जाएगी एक्चुअल कॉस्ट। तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ गई 605, और बेटा फर्दर कॉस्ट है 495, फर्दर कॉस्ट है 495, तो हमारी टोटल कॉस्ट जो हो गई, टोटल कॉस्ट वो आ गई 1,100 रुपए बेटा। 1,100 के हिसाब से परसेंटेज निकाली हमने, 605 डिवाइडेड बाय 1,100 इंटू 100, तो मतलब 55% काम कंप्लीट हो गया, 55% काम हो गया। अब हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो कि 1,000 है, 1,000 का 55% करेंगे, इसका मतलब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे 550 का, जबकि हमारी एक्चुअल कॉस्ट है 605, तो हमें लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा 55 का। लेकिन बेटा पैरा 35 ये कहता है कि हमें बनाना पड़ेगा प्रोविजन। क्यों? क्योंकि हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है 1,100 और हमारे को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलने वाला है 1,000, तो हमारा 100 का लॉस होने वाला है। तो पैरा 35 के हिसाब से हमें 100 का 45% प्रोविजन बनाना पड़ेगा, यानी 45 लाख का, तो ये आ गया 100। डन है। अब इसके बाद बारी है प्रोग्रेस बिलिंग वाले स्टेटमेंट की। तो वो प्रोग्रेस बिलिंग के स्टेटमेंट में हम सबसे पहले लिखते थे भाई हमने कितना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रिकॉग्नाइज करी, यानी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, तो बेटा एक्चुअल कॉस्ट है 605। फिर हम इसमें रिकॉग्नाइज करते थे लॉस या फिर प्रॉफिट को, लॉस या प्रॉफिट को, तो बेटा लॉस होता है तो माइनस हो जाएगा, 100 माइनस हो गया, ये आ गया 505। अब 505 के बाद हम इसमें ये करते थे कि हम प्रोग्रेस बिलिंग की ऑलरेडी कितनी कर चुके हैं, तो बेटा देखो आप 400 रिसीव कर चुके हो और 140 अभी रिसीव करना है, इसका मतलब आपने ऑलरेडी 540 की बिलिंग कर रखी है।
तो ये 540 की बिलिंग इसमें से जब माइनस हो जाएगा तो दैट मींस आपने 35 लाख रुपए की बिलिंग ज्यादा कर रखी है। दिस इज अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। तो 45 लाख रुपए आ गया आपका अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। ये आपकी एसेट बन के आपकी बैलेंस शीट में आएगा। एसेट क्यों? लाइबिलिटी बन के, क्योंकि आपने देने हैं। एसेट तो होता है जब आपने लेने होते हैं, तो लाइबिलिटी बन के अमाउंट ड्यू टू कस्टमर आपकी बैलेंस शीट में ये आ जाएगा। बेटा ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 45। अब क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि इनिशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू है 9000 लाख और आपने सोचा था इनिशियली यानी कि डे 1 पे कि 8000 लाख में काम हो जाएगा। ईयर 1 में जाके पता लगा कि 2093 रुपए खर्च हो गए हैं और 8050 टोटल खर्च होंगे। तो बेटा ईयर 1 मतलब एक्चुअल कॉस्ट है हमारे पास 2093 और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 8050। सर व्हाट अबाउट दिस 8000? इसका कुछ नहीं करना क्योंकि ये एस्टिमेशन हमने बिल्कुल बिगनिंग में लगाया था। अब ईयर 2 की बात करें तो वो कहता है ईयर 2 में 150 की कॉस्ट एडिशनल एस्टिमेट हुई है। इसका मतलब अब टोटल कॉस्ट आ गई 8200 और 6168 आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, लेकिन इसमें स्टार लगा है। स्टार का मतलब है 100 लाख रुपए स्टैंडर्ड मटेरियल के जो अभी स्टोर्ड एट साइट है, जो थर्ड ईयर में यूज होंगे। तो बेटा ये थर्ड ईयर में इंक्लूड होंगे, सेकेंड ईयर में इंक्लूड नहीं हो सकते, तो सेकेंड ईयर में 6068 हो जाएगा। अब थर्ड ईयर में एडिशनल कॉस्ट नहीं दे रखी, मतलब ये 8200 ही होगा और 8100 का जो खर्चा होगा उसमें से 100 जो सेकेंड ईयर से ब्रॉड फॉरवर्ड हुए वो इंक्लूडेड नहीं है, तो यहां पे 8200 आ जाएगा। हमने 100 प्लस कर दिए। अब बेटा अगर परसेंटेज की बात करी जाए तो 2093 डिवाइडेड बाय 8050 26% आता है। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं फिर भी। 2093 डिवाइडेड बाय 8050 ये आता है जी 26%। ठीक है जी। और ये आएगा 6068 डिवाइडेड बाय 8200 8200% ये आएगा 74% और ये 100% आएगा। बेटा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होगा? तो बेटा फर्स्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा 26% ऑफ 9000। तो 9000 का 26% होता है 2340। अब सेकेंड ईयर में कितना रिकॉग्नाइज होगा? बेटा सेकेंड ईयर में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में 200 प्लस हो गए हैं, तो 9200 का 74% रिकॉग्नाइज होना चाहिए विच इज 6808। लेकिन इसमें से हम 2340 को पहले साल रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो वो माइनस कर देंगे 2340, तो सेकेंड ईयर में रिकॉग्नाइज होगा 4468 और थर्ड ईयर में रिकॉग्नाइज होना चाहिए पूरा 9200 जिसमें से 6808 हो चुका है। तो 9200 में से हमने 6808 माइनस कर दिया, तो ये आ गया 2392। तो 2392 का रेवेन्यू सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। कॉस्ट आपके पास है ही है। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी लॉस नहीं है तो पैरा 35 का प्रोविजन नहीं बनेगा। अगर लॉस होता तो पैरा 35 का हमें प्रोविजन भी हर साल बनाना पड़ता। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 ये कहता है कि आपको ये बताना है कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या होगा। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है हमें 85 लाख। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की। 21 लाख का खर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसमें से 4 अभी भी पड़ा है, तो मतलब 21 माइनस 4 हमें कितना लेना है? मटीरियल का खर्चा 17 लाख रुपए। बेटा लेबर 16 लाख रुपए की है, जिसमें से अभी 1 लाख अनपेड है। अनपेड से फर्क नहीं पड़ता, लेबर ने काम कर दिया तो ऐड होगा। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 5 लाख रुपए, ऐड हो जाएगी। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 7 लाख रुपए, लेकिन एडवांस ऐड नहीं होगा, जब सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर देगा तब ऐड हो जाएगा। बेटा ये टोटल कॉस्ट आती है 17, 16, 33, 38, 45 लाख रुपीस। इसका मतलब आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ गई 45 लाख। लेकिन अभी और खर्चा भी होना है। और खर्चा कितना होना है? 35 लाख रुपए का अभी और खर्चा होना है। बेटा 35 लाख रुपए का फर्दर कॉस्ट है हमारी 35 लाख रुपए। इसका मतलब टोटल खर्चा जो हमारा होना है वो कितना होना है? 80 लाख रुपए। तो टोटल खर्चा 80 लाख का है, जिसमें से 45 का काम हो चुका है। तो बेटा 45 को 80 से डिवाइड करेंगे इंटू 100। 45 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, 45 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। बेटा 56.25% काम हो चुका है, तो 85 लाख का 56.25% रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। बेटा 85 लाख का 56.25% होता है 47,81,250 रुपीज। कॉस्ट हो जाएगी 45 लाख रुपए, बाकी जो डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। बेटा इस क्वेश्चन में भी हमारी जो टोटल कॉस्ट लग रही है वो लग रही है 80 और हमारा टोटल जो हमें मिलना है कॉन्ट्रैक्ट से वो मिलना है 85। इसका मतलब मिलना ज्यादा है, लग कम रहा है, तो इसका मतलब पैरा 35 का प्रोविजन इसमें भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद पैरा 48 की बात, क्वेश्चन 48 की बात करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 48 में
एक्स वाई को हमें इसमें निकालना क्या है, बेसिकली इसमें निकालना है आपको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू दोनों केसेस में। सबसे पहले वो ये कहता है कि फिक्स्ड प्राइस हुआ है 5 करोड़ का, मटेरियल की बात हुई है, मटेरियल के कॉस्ट का एस्केलेशन मिलेगा टू द एक्सटेंट ऑफ 20% इंक्रीज, मतलब अगर मटेरियल में 5% इंक्रीज हुआ तो 5%, 10 हुआ तो 10, 15 हुआ तो 15, 20 हुआ तो 20, पर अगर 25% का एक्सकेलेशन हो गया या 21% का एक्सेलेशन हो गया तो 20 ही मिलेगा, 20 से ऊपर नहीं मिलेगा। और लेबर कॉस्ट के ऊपर 30% का मिलेगा सिर्फ। अगर एबी ने 2 महीने 2 साल 10 महीने में काम कंप्लीट कर दिया तो 50 लाख का इंसेंटिव मिलेगा, अगर 3 साल 2 महीने से ज्यादा लग गए तो 20 लाख की हमारे को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। पर ये हम तब तक ऐड नहीं करते जब तक सर्टेन ना हो, रीजन टू बिलीव ना हो कि इसको ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेटा वो कह रहे हैं एबी के पास रीजन टू बिलीव था कि वो 2 साल 8 महीने में ही कंप्लीट कर देगा, तो इसका मतलब, और कंस्ट्रक्शन 2 साल 9 महीने में कंप्लीट हो भी गई है, इसका मतलब उसको 50 लाख की क्या मिलने वाली है, इंसेंटिव। बेटा 5 करोड़ मतलब 500 लाख का उसका फिक्स प्राइस है, 50 लाख की उसको मिलने वाला है इंसेंटिव। आगे क्या कहते हैं, इसके बाद लेबर कॉस्ट में 1 करोड़ 20 लाख हमने सोचा था मिनिमम वेजेस, लेकिन इसमें 25% का इंक्रीज आ गया तो हमें 30% तक अलाउड है, पर 30% से कम हुआ तो 25 ही करेंगे ऐड। तो 1 करोड़ 20 लाख का 25% होता है बेटा 40 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। 1 करोड़ 20 लाख का 25% हो गया 30 लाख रुपए। इसके बाद कहता है मटेरियल कॉस्ट 40% ऊपर चली गई है, तो 40% 80 लाख है बेटा, 40% 80 लाख है, पर हमें मैक्सिमम कितना मिलेगा 20%, तो 40% अगर 80 लाख है तो 20% होगा 20 लाख, 20 लाख नहीं 40 लाख, 40% 80 लाख है तो 20% होगा 40 लाख। बेटा 550 580 620, तो 620 लाख रुपए का हमारा रेवेन्यू हमारे को मिलना चाहिए। इसके बाद ये कहते हैं, देखो फर्स्ट ईयर में तो 6.2 आ रहा है, ये देखो 6.2 आ रहा है, डन है, डन। आगे इसके बाद ये क्या कहते हैं, कहां चला गया यार, इसके बाद ये कहते हैं मान लो सेकंड ईयर में एबी ने बोला है कि स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दो, यानी कि वो कहता है एक 5 स्टोरी बिल्डिंग को 6 स्टोरी बना दो, तो बेटा अगर वो एडिशनल फ्लोर बनवाना चाहता है तो हम उसके कितने पैसे चार्ज करेंगे 1 करोड़, तो बेटा जो 620 लाख आया था उसमें 100 लाख और ऐड हो जाएगा, लेकिन लोकल अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा और उस अप्रूवल लेने के 20 लाख हमारे को खर्च करने पड़ेंगे, वो भी हम एबी से चार्ज करेंगे तो 20 लाख वो भी आएगा, तो बेटा सेकेंड ईयर का रेवेन्यू हो जाएगा 740, ये देखो बेटा 7.4 करोड़, दैट्स इट। तो ये है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। बेटा इसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कि पेपर में बहुत कम आता है बट अगर आ जाए तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, 2 क्वेश्चन उसके करने जरूरी है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 49। बेटा क्वेश्चन नंबर 49 ये कहता है अंतर भारती लिमिटेड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख फॉर द थर्ड क्वार्टर का उसने 4 लाख रुपए का प्रॉफिट जो है बताया है। डिविडेंड इनकम थी 4 लाख की रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर, रिकॉग्नाइज टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख ओनली। बेटा हमने क्या किया, 4 लाख का डिविडेंड आया लेकिन उसको प्रॉफिट में सिर्फ 1 लाख ऐड किया, गलत है। अगर पूरा डिविडेंड आया है तो पूरा ऐड करना चाहिए, तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि हमें 3 लाख रुपए डिविडेंड का और ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद क्या कहते हैं सेकंड पार्ट, 80% of the sale promotion expenses 15 lakh incurred in the third quarter have been deferred to the fourth quarter as the sales in the last quarter is high। बेटा अगर आपने खर्चा इस क्वार्टर में किया है तो आपको उसे माइनस भी इसी क्वार्टर में करना है, नेक्स्ट क्वार्टर में उसे डेफर करना अलाउड नहीं है। तो आपने क्या किया, 15 लाख का 80% नेक्स्ट क्वार्टर में डेफर कर दिया, यानी 12 लाख रुपए आपने नेक्स्ट क्वार्टर में डेफर किया, अलाउड नहीं है, वो 12 लाख रुपए आपको इसी साल माइनस करना पड़ेगा। बेटा ये 12 लाख यहां पे आ जाएगा, डन है जी। 12 लाख ये नहीं है बेटा, 12 लाख नीचे माइनस किया हुआ, डेप्रिसिएशन था मैंने ध्यान नहीं दिया, ये रहा 12 लाख रुपए माइनस, डन। आगे क्या कहता है जी नेक्स्ट पॉइंट में, इन द थर्ड क्वार्टर कंपनी चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम WDV टू SLM व्हिच रिजल्टेड इन द एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑफ 12 लाख। बेटा WDV से SLM चेंज करना चाहते हैं, जिसमें की वजह से कंपनी को 12 लाख रुपए का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। कंपनी ने सारा का सारा अमाउंट थर्ड क्वार्टर में डेबिट कर दिया, जबकि थर्ड क्वार्टर का शेयर 3 लाख है। ना 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 ना, चेंज थर्ड क्वार्टर में किया है तो सारा का सारा थर्ड क्वार्टर में ही एडजस्ट होगा, हम उसको डेफर नहीं कर सकते। तो कंपनी ने बिल्कुल सही किया, इसकी हमें कोई डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बेटा 2 लाख रुपए का एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन है जो थर्ड क्वार्टर में रिसीव हुआ था, वो हमने थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में इक्वली डेफर कर दिया, गलत है। हमें पूरा का पूरा सेकंड क्वार्टर में ही ऐड करना चाहिए था, तो हमने 1 लाख रुपए वापस ऐड बैक कर दिया। बेटा डेप्रिसिएशन देखो हमने यहां पे 0 कर रखा है, कारण मैंने बता दिया कि कंपनी ने बिल्कुल सही किया, आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है।
इसके बाद कहता है क्यूमुलेटिव लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंट्री वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ ₹3 लाख। आउट ऑफ दिस 1 लाख रिलेट्स टू द प्रीवियस क्वार्टर। बेटा वो ये कहना चाहता है कि कंपनी का इस साल चेंज इन इन्वेंट्री की वजह से जो क्यूमुलेटिव लॉस है वो 3 लाख रुपए का है। ठीक है, क्यूमुलेटिव लॉस का मतलब पिछले साल का और इस साल का मिलाकर, जबकि पिछले साल का पिछले क्वार्टर का उसमें से 1 लाख था, तो इसका मतलब इस क्वार्टर का 2 लाख होना चाहिए था, पर कंपनी ने पूरा 3 माइनस कर रखा है, तो 1 रिवर्स कर देंगे, क्योंकि पिछले क्वार्टर का पिछले क्वार्टर में से ही माइनस होगा। बेटा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फर्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट हुआ था, गेन हुआ था 20 लाख का। पहले क्वार्टर में सेल की थी इन्वेस्टमेंट की, उसमें गेन हुआ था 20 लाख का। कंपनी ने इसे चारों क्वार्टर में 5-5-5-5 डेफर कर दिया था। ना ये पॉसिबल नहीं है, तो इस क्वार्टर में से वो 5 लाख का प्रॉफिट जो इंक्लूडेड है वो माइनस कर देंगे। सीधी सीधी बात है भाई, जो इस क्वार्टर का वो इस क्वार्टर में आएगा, जो इस क्वार्टर का नहीं है वो इस क्वार्टर में नहीं आएगा, राइट। तो अगर इस क्वार्टर का एक्सपेंस कंपनी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया तो आप माइनस कर दो, इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करी तो प्लस कर दो। अगर पिछले या फिर अगले किसी क्वार्टर का कंपनी ने एक्सपेंस इस साल रिकॉग्नाइज कर दिया तो रिवर्स कर दो, यानी उसे प्लस कर दो, और अगर इनकम रिकॉग्नाइज कर दिया तो उसे माइनस कर दो। बेटा ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया पर इस क्वार्टर का 8। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 50। वो ये कहता है अकाउंटेंट्स ऑफ पूर्णिमा लिमिटेड शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 7,20,000 फॉर द थर्ड क्वार्टर आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग। ये 3 चीजें इनकॉर्पोरेट करने के बाद अब आपने मेरे साथ देना। बेटा बैड कौन से क्वार्टर की बात हो रही है? थर्ड क्वार्टर। बेटा बैड डेट्स हुए थे ड्यूरिंग द क्वार्टर 40,000 के, कंपनी ने 50% नेक्स्ट क्वार्टर में डेफर कर दिए, गलत है। पूरा का पूरा इसी साल राइट ऑफ, इसी क्वार्टर में राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो बेटा 20,000 और डिडक्ट करेंगे 7,20,000 में से। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस था 35,000 का, इनका ड्यूरिंग द क्वार्टर फुली रिकॉग्नाइज्ड इन दिस क्वार्टर। सही है भाई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस इस साल में हुआ, इस क्वार्टर में हुआ, इसी क्वार्टर में रिकॉग्नाइज होना चाहिए, कंपनी ने इसी क्वार्टर में रिकॉग्नाइज किया, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा एडिशनल डेप्रिसिएशन 45,000, क्योंकि हमने चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन किया था, तो 45,000 का चेंज जो था वो थर्ड क्वार्टर का था। एज सर्टेन द क्वार्टरली इनकम, बेटा वो कह रहे हैं 45,000 का चेंज जो था वो थर्ड क्वार्टर का ही था, तो ठीक है, उसने थर्ड क्वार्टर में रिकॉग्नाइज किया, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा सिर्फ पहले वाले की एडजस्टमेंट करनी थी, 7 लाख रुपए आपका सही प्रॉफिट आ गया। बेटा ये तीनों चैप्टर बहुत आसान थे, ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इजी थे, लेकिन जब ये पेपर में आते हैं और अगर मैं हमने रिवाइज ना किया हो तो पेपर में बैठ के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक बारी इन क्वेश्चंस को अच्छे से अपने हाथ से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और अगर ये पूरी सीरीज आपकी हेल्प कर रही है तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, क्योंकि उससे ना यूट्यूब का एल्गोरिथम उसको और भी बच्चों के पास लेके जाता है, ये और भी बच्चों का बेनिफिट होगा इस वीडियो से। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।